इस वक्त की बड़ी खबर है सिंघू बॉर्डर से। किसानों ने 8 दिसंबर को जिस भारत बंद का ऐलान किया है उसको लेकर आंदोलनकारी किसानों की आज नई रणनीति सामने आई। इस बीच दिल्ली की हर सीमा सील है, किसान सड़कों पर डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। आप भी अगर दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली आना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट जरूर देखिए कि दिल्ली में कहां जाम है। 5 राउंड की टेबल टॉक फेल, 9 दिसंबर को छठे राउंड का इंतजार। इस बीच राजधानी दिल्ली के बॉर्डर सील है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली में लॉकडाउन के हालात हैं। आप जहां भी जाएंगे फंस जाएंगे। किसानों ने दिल्ली के हर एक बॉर्डर पर डेरा डाल दिया है। सरकार से डायरेक्ट बातचीत के जारी रहने के बीच किसान अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। दिल्ली आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिधर से भी निकलना चाहते हैं वो रास्ता बंद है। गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर। एक तरफ किसानों की राउंड टेबल वार्ता और दूसरी ओर सड़क बंद का सीन। और इस बीच 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। आंदोलनकारी किसानों की रणनीति आप समझ सकते हैं। नतीजा ये है कि दिल्ली बंधक बनती जा रही है। दिल्ली के सिंघू, औचंदी, लामपुर, पियाऊ मनियारी, NH-44, मंगेश, टिकरी, झरौदा, गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर पूरी तरह बंद है। जबकि कालिंदी कुंज, सूरजकुंड, बदरपुर, आयानगर, सफियाबाद, सबोली, भोपुरा, अप्सरा, पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, झटिकरा, 2 व्हीलर के लिए झांसा, दौराला, कापासेड़ा, रजोकरी, बिजवासन, पालम विहार, डुंडाहेड़ा और बड़ूसराय बॉर्डर खुले हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हैरान करने वाला मंजर दिख रहा है। नेशनल हाईवे पर करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा जगह पर किसान अपनी अपनी गाड़ियों के साथ डटे हैं। किसानों ने पूरा हाईवे ब्लॉक कर दिया है। किसानों के विरोध के कारण NH-24 पर दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाली गाजीपुर सीमा को भी बंद कर दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो दिल्ली आने के लिए NH-24 से बचें। दिल्ली आने के लिए अप्सरा, भोपुरा, DND का इस्तेमाल करें। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर यानी NH-9 पर मौजूद हूँ। दरअसल ये जो पूरा हाईवे है ये 4 लेन का बना हुआ है। 2 लेन इसमें आने के हैं और 2 लेन जाने के हैं। जिस तरफ मैं मौजूद हूँ और जिस तरफ की तस्वीर आप ये देख रहे हैं, दरअसल गाजियाबाद और नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने का रास्ता है। लेकिन एक बार आप यहाँ पर अगर नजर डालेंगे कितनी ज्यादा तादाद में यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं और अपनी पूरी तैयारी के साथ। तस्वीर आप देखिए कैसे इन्होंने यहाँ पर रास्ते को ब्लॉक करके यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। और अगर आप तस्वीर देखें यहाँ पर कई यहाँ पर जो ट्रक गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रॉलीज हैं, ट्रैक्टर्स हैं, मिनी ट्रक हैं, जिसमें जो किसान हैं वो पूरा इंतजाम अपना यहाँ पर करके पहुंचे हुए हैं। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे हम आपको यहाँ पर तस्वीर एक बार चाहेंगे कि आप यहाँ का पूरा नजारा देखें और ये समझें कि आखिर इस रास्ते को जो बंद किया गया है, जो अमूमन आवाजाही के लिए भारी तादाद में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो तकरीबन 1 किलोमीटर तक आपको इसी तरह की तस्वीर नजर आएगी। ट्रैक्टर्स हैं, गाड़ियां हैं और पूरे इंतजाम के साथ यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं। दरअसल ये वो रास्ता है जो गाजियाबाद और नोएडा के लोग दिल्ली जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ की बात करें, ये तो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। लेकिन अगर दूसरी तरफ की बात करें, वो जो दूसरी तरफ का 2 लेन है वो रास्ता है जहां पर दिल्ली के लोग बुलंदशहर, मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए हम अभी तक यहां तक पहुंच चुके हैं, लेकिन तस्वीर हमने देखा कि यहां पर एक साथ एक लाइन में कई गाड़ियां खड़ी हुई किसानों की नजर आ रही हैं। ये वो गाड़ियां हैं जिसमें उनका राशन है, खाने पीने का सामान है और उसके साथ ही सोने का भी इंतजाम इसी में किया गया है। क्योंकि किसान लगातार यही कह रहे हैं कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती तब तक वो यहां से नहीं जाने वाले। तस्वीरें देखिए किस तरह से इसी ट्रकों में इन्होंने इंतजाम कर रखा है, सोने के लिए भी यहीं पर इंतजाम है।
किसान अड़े हुए हैं। किसानों को तीनों नए कृषि कानून वापस लेने से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं। लेकिन क्या अन्नदाता के लिए आम रास्ता बंद करना ही सिर्फ विकल्प है जिनसे उनकी मांग पूरी होगी? NH9 की अब दूसरे साइड की तस्वीर देखिए, जिधर पहले ट्रैफिक खुला हुआ था। किसानों की सबसे बड़ी रणनीति की दिल्ली आने वाले जो तमाम प्रमुख रास्ते हैं, प्रमुख हाईवेज हैं, उन्हें ब्लॉक करना। गाजीपुर बॉर्डर पर हूं, सबसे पहले यहां पर तस्वीर में आपको दिखाती हूं कि आखिर किस तरह से यहां के 2 लेन को ब्लॉक किया गया है। ये NH9 की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगर आप लंबी निगाह डालेंगे यहां पर तो देखिए तकरीबन 1 किलोमीटर में आपको कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी। और जिस लेन को ब्लॉक किया गया है वो गाजियाबाद नोएडा की तरफ से दिल्ली का लेन है। 2 लेन आने के हैं और 2 लेन जाने के हैं। नजर आप डालिए कैसे बैरिकेड करके यहाँ पर लगातार अपने पोस्टर्स, बैरिकेडिंग्स और यहाँ पर पैम्फलेट्स लगाकर लगातार आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी तादाद में जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर जुट रहे हैं। और इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों की जो संख्या, गाड़ियों की संख्या है वो यहाँ पर आप देखिए एक लाइन से आपको यहाँ पर गाड़ियां लगी हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली सील करने की आंदोलनकारी किसानों की प्लानिंग का नतीजा है कि नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाले गौतम बुद्ध नगर द्वार के पास किसानों के विरोध के कारण दिल्ली नोएडा लिंक रोड बंद करना पड़ा है। ऐसे में लोगों को दिल्ली आने के लिए नोएडा लिंक रोड से बचने और DND का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते तमाम बॉर्डर्स को दोनों तरफ से बंद किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर और आप यहां पर देखेंगे कि दोनों तरफ की जो रोड है वो पुलिस के द्वारा बंद की गई है। ये सामने जो आप सड़क देख रहे हैं, दरअसल ये दिल्ली को नोएडा से जोड़ती है। अगर आप यमुना बैंक अक्षरधाम की तरफ से नोएडा में सीधा दाखिल होते हैं तो ये वही सड़क है, लेकिन पुलिस ने इसको अक्षरधाम मंदिर के पास से ही बंद किया हुआ है। तकरीबन 2 किलोमीटर पहले से ही ये बैरिकेड यहाँ पर लगे हुए हैं। तो लोगों को अब अगर नोएडा में दाखिल होना है तो उन्हें दूसरे रास्ते लेने पड़ेंगे, यानी कि मयूर विहार फेज 3 जो कोंडली का इलाका है वहां से आप नोएडा में दाखिल हो सकते हैं। न्यू अशोक नगर की तरफ से नोएडा में दाखिल हो सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि दोनों तरफ का रोड बंद है। अगर आप नोएडा की तरफ से आते हैं तो ये जो नोएडा का गेट है जहां पर गौतम बुद्ध की मूर्ति है, इस नोएडा के गेट से अगर आप दिल्ली की तरफ आएंगे तो दोनों तरफ के जो रोड है उसको बंद किया गया। यानी कि अगर नोएडा की तरफ से कोई अगर दिल्ली में दाखिल होना चाहता है तो उसको DND के जरिए दिल्ली के अंदर दाखिल होना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे बॉर्डर को बंद किया गया। हालांकि जब किसान यहाँ पर पहुंचे थे, आप देखेंगे किसानों ने यहाँ पर जो अपने शिविर लगा रखे हैं, टेंट लगा रखे हैं, तो एक तरफ का रोड खोलने की बात पहले की गई थी, एक तरफ का रोड खोला भी गया था। लेकिन किसान जैसे जैसे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे किसानों की जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर लगी हुई हैं, उसी को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों तरफ का रोड बंद किया है। हालांकि लगातार पुलिस और किसानों के बीच में बातचीत जो है वो जारी रहती है। बातचीत के बाद कुछ समय के लिए एक तरफ का रोड खोला भी जाता है, लेकिन जैसे ही किसानों की संख्या इस बॉर्डर पर बढ़ती है उसके बाद से ही इस बॉर्डर के दोनों तरफ के रास्तों को बंद कर दिया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो लगातार किसानों के टच में है, उनसे बातचीत करते हैं, उनको नजदीक में जो पार्क है वहां पर शिफ्ट करने की भी बातचीत चलती रहती है। लेकिन किसान थोड़े थोड़े समय अंतराल में बॉर्डर पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके चलते जो रोड है वो बंद करना पड़ता है। किसान सड़क से कब हटेंगे? सुनते ही प्रदर्शनकारी किसान कहते हैं जब सरकार उनकी 100% मांग कबूल करेगी, यानी पूरी तरह से तीनों नए कृषि कानून को रोल बैक करेगी। सरकार कह चुकी है ये संभव नहीं है, लेकिन किसान बीच का रास्ता नहीं चाहते। उन्हें 100% चाहिए, वरना सड़क पर टिके रहेंगे। अगर सरकार समाधान चाहती है, सरकार वास्तविक किसानों को समझ रही है, किसानों के दर्द को समझ रही है, तो इस कानून को वापस ले, 7 तारीख को घोषणा कर दे या आज घोषणा कर दे, शाम को सुबह ही सारे देश के किसान चले जाएंगे। हमारी कोई सरकार से लड़ाई थोड़ी नहीं है, हम अपने अधिकार के लिए लड़ने आए हैं। जो हमारा अधिकार है, जो हम देश की जनता को इस काले कानून से बचाना चाहते हैं। जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग शहरों में रहते हैं, उनको ये प्रोडक्ट बहुत महंगे बिकेंगे। फिर जो खाद्यान्न की इसमें से जो खाद्यान्न जो वस्तु अधिनियम थी उसमें जो संशोधन किया है, स्टॉक की सीमा बढ़ाई गई है। किसान स्टॉक नहीं कर सकता, किसान के पास इतनी क्षमता नहीं है, वो पहले से ही कर्ज के तले दबा हुआ है इतना कि वो उस पर क्षमता ही नहीं है। वो मंडियों में अपना बेच देता है, पहले उनसे कर्जा ले लेता है, फिर उन्हीं को गल्ला दे देता है। और सरकार उद्योगपतियों का गुलाम बनाने की तरह से बनाना चाहती है, उद्योगपतियों का गुलाम बने ये देश। टीकरी बॉर्डर पर किसान 11 दिन से डटे हुए हैं।
किसानों का आंदोलन हिंसक ना हो, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से सारे इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की तैनाती है, रैपिड एक्शन फोर्स चौकसी कर रही है। दिल्ली में किसानों की एंट्री ना हो, लिहाजा अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं। टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। यहाँ पर किसान लगातार 11वें दिन जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरफ किसान जो है वो अपना धरना जो है उन्होंने यहाँ पर जारी रखा हुआ है और उसके अलग पुलिस ने जो है वो यहाँ पर 3 लेयर बैरिकेडिंग कर रखी है। इसके अलावा बीच में जो है बड़े बड़े सीमेंट के पत्थर भी जो है वो रखे हुए हैं ताकि जो ट्रैक्टर और ट्रॉली किसानों की है वो दिल्ली की तरफ ना आ सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो RAF की 6 बटालियन जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की 3 बटालियन यहाँ पर तैनात की गई है और ITBP की भी 1 बटालियन जो है वो टीकरी बॉर्डर पर तैनात की गई है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि अगर जो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर इंतजाम किए हैं उनके बताया अगर यहाँ पर किसान जो है इस बैरिकेडिंग को तोड़ते हैं तो उसके बाद किस तरीके की व्यवस्था है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे ठीक सामने जो है वो सीमेंट के बड़े बड़े पत्थर जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं ताकि अगर किसान दिल्ली के अंदर एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो जो उनके ट्रैक्टर हैं, ट्रॉलियां हैं, वो इस बैरिकेडिंग जो कि सीमेंट के पत्थर रखे हुए हैं इसको क्रॉस ना कर सके। बड़ी बड़ी क्रेनें भी जो है वो यहाँ पर खड़ी की गई है। मेरे उल्टे हाथ की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर भी जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर क्रेनें खड़ी की गई हैं ताकि अगर किसान बैरिकेडिंग तोड़ते हैं, अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो उनके जो ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं वो अंदर ना आ सके। टिकरी के साथ साथ सिंघू बॉर्डर भी 11 दिन से पूरी तरह ब्लॉक है। आम लोगों के लिए यहाँ ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। इस रास्ते से गुजरना आपको मुसीबत में डाल सकता है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर जो हैं वो पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से बातचीत करके कोई हल निकाला जा सके। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर। सिंघू बॉर्डर जो है सबसे इंपॉर्टेंट बॉर्डर है और उसके पीछे की वजह यह है कि ये जो पूरा सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता जाता है यहाँ से करनाल, चंडीगढ़ और हिमाचल की तरफ ये पूरा रास्ता जाता है। आगे ये जो रास्ता है इसे फिलहाल दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में रहते हुए आपको चंडीगढ़ जाना है, करनाल जाना है, इस रूट पर जाना है तो आप सिंधु बॉर्डर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब सिंघू बॉर्डर की आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं। सामने ये बिल्कुल बॉर्डर है, जो रेड लाइट है ये बॉर्डर है, इसके आगे हरियाणा शुरू हो जाता है। और यहाँ पर कि आप क्या तस्वीरें देख रहे हैं, रेड लाइट पर ही पूरी तरीके से यहाँ पर तमाम ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़े हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं। यहाँ पर लगातार स्पीच दी जा रही है। इस रूट को बंद कर दिया गया है, आपकी गाड़ी आगे नहीं जा सकती। और इसी वजह से पुलिस ने भी, क्योंकि यहाँ पर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, आप सामने की तरफ तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पर इस तरीके के न केवल नॉर्मल बैरिकेड बल्कि जो सीमेंटेड बैरिकेड हैं उनकी बाकायदा पूरी एक लेयर यहाँ पर लगाई हुई है। उनके ऊपर कटीले तार लगाए हुए हैं और साथ ही ये जो डंपर खड़े हुए हैं इनमें मिट्टी भरी हुई है ताकि जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच ना कर पाए। साथ ही यहाँ पर फोर्स यहाँ पर खड़ी हुई है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। लेकिन जो लोग दिल्ली से हरियाणा जाना चाहते हैं, जो किसान आंदोलन में शामिल नहीं है, जो आम लोग हैं, अगर वो जाना चाहते हैं तो वो नहीं जा पा रहे हैं। उनके लिए रूट डाइवर्ट किए गए हैं। लेकिन जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं वहां पर भी ट्रैफिक जो है काफी ज्यादा हो जाता है। रूट जो डाइवर्ट किए हैं वो मैं आपको बताता हूं। सिंघू बॉर्डर इस वक्त बंद है। सिंघू बॉर्डर की जगह अगर आपको या सिंघू बॉर्डर से हरियाणा जाना है तो आपको NH44 तो पूरा बंद है, इसकी जगह आपको लेना पड़ेगा NH8 भोपरा अप्सरा बॉर्डर, या फिर आपको पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पकड़कर ही आप हरियाणा जा सकते हैं या फिर हरियाणा से दिल्ली आ सकते हैं। दूसरी तरफ की एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से ये रूट जो है पूरी तरीके से बंद किया हुआ है। NH44 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है, लेकिन किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उस वजह से किसान दिल्ली की तरफ कूच ना कर पाए। यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके के जो पत्थर के जो सीमेंटेड ये बैरिकेड्स हैं वो यहां पर लगाए गए हैं। साथ ही इस तरीके से बड़े बड़े डंपरों में मिट्टी भर के भी रास्ता ब्लॉक किया हुआ है ताकि किसान यहां से दिल्ली के अंदर एंट्री ना कर पाए। जितनी भी ये पूरा हाईवे है ये पूरी तरीके से बंद है। तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाने की मैं कोशिश करूं तो सामने ये जो रेड लाइट है यही वो रेड लाइट है जिससे आप दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करके सीधा हरियाणा में एंट्री करते हो। लेकिन हरियाणा में आप देख सकते हैं रेड लाइट पर ही तमाम ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहां पर खड़ी हुई हैं। किसानों के भारत बंद का कई सियासी पार्टियों ने भी समर्थन किया है। ममता बनर्जी से लेकर RJD और केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि वो किसानों के साथ है। किसान आंदोलन के बहाने विपक्षी पार्टियां अपना अपना फायदा देख रही हैं और उन्हें किसानों की हमदर्दी भी चाहिए और मोदी विरोध के लिए नया हथियार भी। किसान इन दलों को सबसे परफेक्ट लेबोरेटरी दिख रहा है।
जैम की इन तस्वीरों की जिम्मेदारी आम जनता किसके सिर डाले, सरकार पर या किसान पर? संसद से पारित कानून के खिलाफ सड़क पर बैठे किसानों को नया कानून सिरे से मंजूर नहीं और सरकार की दलील है कि कानून वापसी के अलावा और भी कई बीच के रास्ते हो सकते हैं। साल का अपना 8 तारीख का बंद है, उसमें सबसे पहले अभी शुरुआत है उसकी सवेर से लेके शाम तक होगी बंद की, जिसमें दुकानें कारोबार सभी बंद रहेंगे और जो है ट्रांसपोर्ट चक्का जाम है वो सवेर से लेके शाम तक रहेगा। इसका थोड़ा सा फर्क है, चक्का जाम 3 बजे तक होगा और बंद सारा दिन होगा। इसमें एम्बुलेंस और ब्याह शादियों के जो जरूरी फंक्शन है उनको पूरी तरह से इजाजत दी जाएगी और हमें सारे आंदोलन कर्मियों को ये निवेदन है कि वो समय समय पर आप उनकी अगवानी करके उनको रास्ता देंगे और इसका ये सारा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। बंद का जो प्रोग्राम है सारे भारत में बंद शांतिपूर्ण होगा और किसी भी व्यक्ति को इसमें बाधा डालने की हम इजाजत नहीं देंगे। ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो हमसे सख्ती से उसे लेंगे। इस बीच आंदोलन परेशानी का सबब बनता जा रहा है और अब नई राजनीतिक कोपलें खिलने से आंदोलन सियासी तौर पर हाईजैक करने की तैयारी भी दिख रही है। ऐसा क्यों है? तफसील से देखिए और समझिए। जलती आग में घी डालकर उसका फायदा सियासी पार्टियां उठाने की फिराक में तो किसान आंदोलन के साथ से ही लगी थी, लेकिन अब उसका खुल्लम खुल्ला ऐलान किया गया है। ये सियासी दल किसानों की नाराजगी का भरपूर लाभ कमाने के लिए 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करेंगे। पहले इन सियासी दलों की फहरिस्त देख लीजिए, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि मोदी विरोध का डिटेल में नई दिल्ली प्लान क्या है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करेगी। लेफ्ट पार्टियों ने भी एक संयुक्त बयान जारी कर भारत बंद का खुलकर समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस, राष्ट्रीय लोकदल और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी बंद के समर्थन का ऐलान किया है। इन तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने हित हैं। सभी दलों को किसानों की हमदर्दी चाहिए और सबको मोदी सरकार के विरोध की आग भड़काए रखनी। इन पार्टियों के अलावा एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने सरकार को कहा है कि अगर जल्द से जल्द समाधान न हुआ तो देश भर के किसान पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी किसानों को समर्थन का ऐलान किया है। किसानों के समर्थन और कृषि कानूनों के खिलाफ समाजवादी पार्टी अब यूपी के हर जिले में किसान यात्रा निकालेगी। हम बधाई देना चाहते हैं उन किसानों को, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के और देश के जिस कोने से भी किसान आए हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग भी उन किसानों की मांगों का पूरा समर्थन कर रहे हैं। जो कानून लाए गए हैं उन कानूनों से किसान की मदद नहीं होगी। हमारे देश की किसान की मदद तभी होगी जब सरकार आगे आए। लेफ्ट सदा से मोदी विरोधी है, लिहाजा उसे किसान आंदोलन में अपनी जमीन नजर आती है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नस दबाने का औजार ढूंढ रही है। फार्मर्स के लिए एक सबसे ज़्यादा एक खतरा का चीज़ है कि फार्मर्स को भी जितना भी हक है उसको छीन लिया है। अभी फार्मर्स कहाँ जाएंगे? कोई जोतदार आएंगे, कोई लुटेरा आएगा लेके चला जाएंगे। बीजेपी क्यों ऐसा कर रहा है? बीजेपी देश को क्यों नहीं देख रहा है? देश का इकोनॉमी क्यों डेवलप नहीं कर रहा है? कोविड का वैक्सीन लेके जल्दी से जल्दी वैक्सीन लोगों को क्यों नहीं पहुंचाया? क्यों फार्मर्स के ऊपर में इतना अत्याचार करते हैं? लेकिन बीजेपी के पास भी इतिहास है और ममता सरकार का वर्तमान में किसानों की हमदर्दी की मुकम्मल तस्वीर है। जो केंद्रीय सरकार का कृषक सम्मान निधि का पैसा कृषक तक पहुंचने ही नहीं दिया, केंद्रीय सरकार का ओर से 1000 बार चहल पहल करने का बावजूद भी आज तक बंगाल का सारे किसान केंद्रीय सरकार का, मोदी जी का कृषक सम्मान निधि से वंचित है। वही ममता बनर्जी अभी चुनाव जब नजदीक आ गया तब अभी किसान को उल्टा पाठ पढ़ाने के लिए
उन्होंने कृषि बिल का जिक्र शुरू कर दिया। अखिलेश यादव बीजेपी के हाथों ऐतिहासिक हार भूल नहीं पा रहे। आंदोलन उन्हें मौका लगता है। आरजेडी बिहार में ताजा हार का हिसाब किसान आंदोलन में तलाश रही है। तेजस्वी यादव किसानों के साथ आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की चाहत रखते हैं। किसान विरोधी जो बिल है, जो कृषि बिल जो भारत सरकार ने लाने का काम किया है, ये किसान विरोधी है और हम लोगों की मांग है कि जो किसान जो सड़कों पर जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी हर एक मांग को जो है पूरी की जाए। किसान जो है अन्नदाता है और किसान जो है वो पूरे विश्व को जो है खिलाने का काम करता है, अन्नदाता है। और भारत जो देश है लगभग जो है कृषि प्रधान देश है। 70 से 80% जो है वो कृषि पर हम लोग निर्भर करते हैं। ग्रेटर हैदराबाद चुनाव में बीजेपी का कमल खिलने से टीआरएस परेशान है। इन सबको किसान आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ ट्रम्प कार्ड दिख रहा है। किसान सियासी पार्टियों के लिए कहीं नुमाइशी नाराजगी का सबब न बने, लिहाजा सरकार बार बार किसानों से सीधे संवाद में गलतफहमी की हर तस्वीर को साफ कर रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर फुल एक्शन में है। एमएसपी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। किसी को भी इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। एमएसपी के मामले में सरकार ने बहुत साफ कहा है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है, मैंने लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पर साफ कहा है। और इसके बावजूद भी अगर किसान को कहीं भी शंका है तो हम उसका जरूर समाधान करेंगे। अब जरा अपडेट समझ लीजिए किसान आंदोलन का। सरकार और किसानों के बीच अब तक हुई सारी बैठकों में गहमा गहमी रही। 5वें दौर की बैठक के दौरान तो गतिरोध इतना बढ़ा कि 1.5 घंटे तक चर्चा ही नहीं हो पाई। किसान नेता करीब 1 घंटे तक मौन व्रत पर रहे। इससे पहले हुई मीटिंग में किसान नेताओं ने सरकारी खाना पानी लेने से मना कर दिया था। पंजाब हरियाणा के किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ 26-27 नवंबर को दिल्ली चलो मार्च का ऐलान किया था। किसानों के दिल्ली की तरफ बढ़ते कदम को देखते हुए दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गई। इसके बाद किसान दिल्ली बॉर्डर पर ही डट गए। किसानों को रोकने के लिए उन पर वाटर कैनन और आंसू गैस भी छोड़ी गई। 5वें दौर की बैठक के बाद भी सरकार और किसान के बीच बात नहीं बनी और सरकार ने अपना प्रस्ताव तैयार करने के लिए 4 दिन और मांगा। अब अगली बैठक 9 दिसंबर को। उसके पहले 8 दिसंबर को भारत बंद है और फिलहाल दिल्ली सील की जो सूरत दिख रही है तय है कि उसमें और इजाफा होगा। लिहाजा आप राजधानी वासी हैं और कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो फिलहाल उसे स्थगित कर दीजिए क्योंकि सड़क पर किसान है। अब आपको हम पाकिस्तान लेकर चलते हैं जहां बहुत तेज हलचल है। एक तरफ अपोजिशन इमरान हुकूमत के खिलाफ जलसे पर जलसे करके उनकी कुर्सी को हिला रहा है, तो अब कई प्रांतों में आज़ादी की मांग जोर पकड़ रही है। सबसे बड़ा मूवमेंट सिंध प्रांत में अलग सिंधु देश के लिए चल रहा है। इस आंदोलन को पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है। इसे लेकर पाकिस्तान बेचैन है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों का मूवमेंट है। क्या पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं? देखिए ये खास रिपोर्ट। अलग सिंधु देश की मां। पश्तून मांगे आजादी। बलूचिस्तान में विद्रोह। पीओके में बगावत की चिंगारी। विरोध प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें इमरान खान के नए पाकिस्तान के उस कड़वे सच को बयान कर रही हैं जिससे खुद इमरान भी इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान के प्रांत प्रांत, शहर शहर, गली और कूचों में आजादी के नारे गूंज रहे हैं। इन लोगों को आजादी चाहिए पाकिस्तानी आर्मी के जुल्मों से,
उन जनरलों से जो सालों से इन पर अत्याचार कर रहे हैं। 14 अगस्त 1947 को मजहब के नाम पर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से अलग होने का फैसला किया, लेकिन जब से पाकिस्तान बना है, सिंध, पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जनता पाकिस्तान के हुक्मरानों की ज्यादती सहती आ रही है। लेकिन अब आवाम का सब्र जवाब देने लगा है। जिन जनरलों के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है, उनके खिलाफ नारों का शोर पूरे पाकिस्तान में गूंज रहा है। सबसे बड़ी आवाज उठी है सिंध से। पाकिस्तान में अब अलग सिंधु देश की मुहिम जोर पकड़ चुकी है। ये मुहिम महज पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, ये मुहिम सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है। दुनिया भर में फैली सिंधी कौम को इसका समर्थन हासिल है। अलग सिंधु देश की मांग पर कराची में हजारों सिंधियों ने मार्च निकाला। सड़कें सिंधु देश के प्रतीक लाल झंडे से पट गई। लोगों ने स्वतंत्र देश के समर्थन में नारे लगाए और पाकिस्तान से अलग सिंधु देश की मांग उठाई। दुनिया भर में फैली सिंधी कौम, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, अपनी जड़ें सिंध से जुड़ी मानती है और चाहती है कि पाकिस्तानी पंजाब के दबदबे से सिंध को आजादी मिले, पाकिस्तान के पंजाबी जनरलों के दबदबे वाली फौज से आजादी मिले। उस रैली का मकसद बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया को, दुनिया के मुहज़्ज़ब ममालिक को ये आगाह करना था कि पाकिस्तान की जो रियासती दहशतगर्दी है सिंध और बलूचिस्तान में, और सिंध और बलूचिस्तान में जो होलोकॉस्ट पाकिस्तान की फाशिस्ट और दहशतगर्द फौज कर रही है गुज़श्ता काफ़ी सालों से, हम अपना आवाज़ पूरी दुनिया तक ये पहुंचाना चाहते थे। इसलिए सिंधु देश फ्रीडम मूवमेंट की तरफ से ये रैली जो है हम लोगों ने निकाली। सिंध की आज़ादी को लेकर पाकिस्तान में आंदोलन तेज हो गए हैं। इनमें सिंधी कम्युनिटी भी शामिल है, तो मुहाजिर और हिंदू भी है। सिंधु देश आंदोलन की ये तस्वीरें पाकिस्तान के हुक्मरानों की आंखों में किरकिरी है। इमरान की हुकूमत को भी सिंध के अलग हो जाने का डर सता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू सिंध प्रांत से मिलता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और कराची पोर्ट सिंध में ही है। पाकिस्तान की 15% आबादी सिंध में बसती है। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा डैम इसी इलाके में बने हैं। पाकिस्तान की आवाम और हुक्मरानों का पेट भरने वाला सिंध कभी भी पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था। सिंध के लोगों ने पाकिस्तान को कभी दिल से नहीं अपनाया, लेकिन सियासत के लिए सिंधी जागीरदारों ने पंजाबी कौम के प्रभुत्व वाली पाकिस्तानी सरकार से भोली भाली जनता के भविष्य का सौदा किया। कराची के पूर्व मेयर आरिफ अज़ाकिया कहते हैं कि पाकिस्तानी पंजाबियों ने कराची के अमीर सिंधियों के जरिए ही आवाम पर जुल्म किया है। सिंध के फ्यूडल लॉर्ड सिंध पे रूल कर रहे हैं सिंस 72 ईयर्स। ये चीज़ हमें समझनी होगी कि पंजाबी आर्मी अगर सिंध को लूट रही है तो ऑन द बैक ऑफ सिंधी फ्यूडल लॉर्ड्स। आपको बहुत ना होने के बराबर सिंधी मिलेगा जो अपने फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ बात करेगा। वो मुहाजिरों के खिलाफ तो फौरन हथियार लेके खड़े हो जाते हैं कि हमारे सिंध पे कब्जा कर लिया। अबे तुम्हारे सिंध पे तुम्हारे जागीरदारों ने बेड़ा गर्क किया हुआ, उस पर तुम लोग आवाज नहीं उठाने को तैयार। इसका मतलब तुम लोग खुद मिले हुए हो पंजाबियों के साथ। अलग सिंध के लिए सिंधियों के साथ साथ मुजाहिद भी बरसों से आवाज उठा रहे हैं। इनके सबसे बड़े नेता अल्ताफ हुसैन 1992 से लंदन में रह रहे हैं, लेकिन उनका संगठन MQM लगातार आजादी की चिंगारी कराची समेत सिंध के हर शहर में जलाए हुए हैं। आज जो लोग हमें भूखा नंगा कहते हैं वो ये नहीं जानते कि
कराची जो ख़ास तौर पे सिंध का दारुल हुकूमत है, सिंध का एक शहर है और रेवेन्यू जनरेट करता है। पूरे सिंध के रेवेन्यू से पूरा पाकिस्तान पलता है। हमारे तो सिर्फ एक शहर कराची की एक मार्केट, लियाकताबाद मार्केट ही इतना टैक्स जनरेट करती है जो पूरे पाकिस्तान के एक महीने के टैक्स से कहीं ज़्यादा हुए। तो हम ऐसे भूखे नंगे लोग हैं जिनके वसाइल पे आप काबिज हैं, लेकिन बहरहाल हमारी सिंध देश की जदोजहद जारी है। हम अपनी सिंध धरती माँ को आज़ाद करवाएंगे और बहुत जल्द करवाएंगे। सिंध के वसाइल भी हमारे हैं, सिंध के वसाइल भी हमारे हैं। वसाइल भी और मसाइल भी दोनों हमारे अपने हैं। सिंध धरती माँ वो है जिसने हमें मोहब्बत दी, प्यार दिया, एक माँ की तरह से अपने बाहों में संभाला, हमें सीने से लगाया और आज वक्त है सिंध धरती माँ से वफा का। कहकशा हैदर को मुजाहिद कहा जाता है, यानी वो मुसलमान जो यूपी और बिहार छोड़कर बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले गए थे। मुजाहिरों के नेता अल्ताफ हुसैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मदद मांग चुके हैं। सिर्फ अल्ताफ हुसैन ही नहीं, अलग सिंधु देश की मांग कर रहे दूसरे बड़े एक्टिविस्ट शफी बुरफत भी भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं। शफी बुरफत खुद कई बरसों से पाकिस्तान के बाहर रह रहे हैं। सिंधु देश की बात करने वाले शफी को पाकिस्तान में गद्दार कहा जाता है। भारत के नेशनल एंथम में सिंध का नाम आता है, सिंध उनका हिस्सा है जो इस बात को जाहिर करता है। तो क्या आपकी सिंधु देश किसी इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए है या आप फाइनली चाहेंगे कि भारत के साथ जम हो जाएं? देखें, मैं समझता हूं कि इस बारे में मैंने पहले भी एक मर्तबा कहा था। पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सिंधु देश एक अलग वतन और मुल्क रहा है हिस्ट्री में, लेकिन अगर भारत सिंधु देश की आज़ादी के लिए जिस तरह बंगाल में उन्होंने किरदार अदा किया था और इस तरह अगर वो सिंधु देश की आज़ादी के लिए किरदार अदा करता है तो हम भारत के साथ सिंध का कन्फेडरेशन करने के लिए तैयार हैं। ये मैंने पहले भी कहा था कि हमें कुछ अपने जो यानी होंगे हुकूक वो हम अपने हाथों में लेंगे, लेकिन एज अ ब्रॉड हम भारत के उस यानी सब कॉन्टिनेंट के हिस्से के तौर पर हम भारत में कॉन्फेडरेशन तो कर सकते हैं अगर भारत सिंधु देश की आज़ादी के लिए हमारी उस तरह की खुलकर जो है वो सपोर्ट करता है। कराची समेत सिंध के हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि इमरान सरकार धीरे धीरे सिंध की संपत्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट में मिला रही है। पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान की जो डेवलपमेंट हुई है, सिंध और बलूचिस्तान आर द ओनली रीजन ऑफ पाकिस्तान दैट हैज सी। समंदर इनको ही लगता है बलूचिस्तान और सिंध में, और समंदर में सिंध और बलूचिस्तान के कई आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। वो आइलैंड्स प्रोविंस ऑफ सिंध और प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान की प्रॉपर्टी हैं, लेकिन अभी एक ऑर्डिनेंस के जरिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो आइलैंड हथिया लिए हैं और उस ऑर्डिनेंस के तहत वो आइलैंड अब फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में आ चुके हैं। यहाँ बदकिस्मती एक बहुत बड़ी ये है, मैं बार बार पहले भी कहता रहा हूँ कि सिंधियों को उठना हो। इमरान हुकूमत और आर्मी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष पूरे पाकिस्तान में जलसे कर रहा है। कई जलसों में फ्री बलूचिस्तान और फ्री सिंधु देश के नारे लग चुके हैं। पाकिस्तान की मीडिया में आज़ादी मूवमेंट की तस्वीरें दिखानी बैन है, लेकिन अलग देश की मांग करने वालों के पीछे भारत का हाथ होने का रोना जरूर प्रसारित होता है। तो ये समझ में नहीं आती कि पहला पीडीएम का जलसा होता है, फौज को क्रिटिसाइज किया जाता है, पूरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आईएसआई को, यानी फौज का मोरल डाउन करने की कोशिश की जाती है। दूसरा जलसा होता है कराची का और वहां पर जिस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं, और आपने भी देखा था कि एक तरफ फैक्टिफ का इजलास हो रहा होता है और दूसरी तरफ 5th जनरेशन वॉर लड़ी जा रही होती है। इंडिया जिस तरह का, इंडिया का एक मेरे पास एक न्यूज़पेपर है, सिविल वॉर शुरू हो गई,
सिंधु देश बनने की कोशिश शुरू हो गई, आर्मी और सिंध जो पुलिस है वो आमने सामने हो गई। जिस तरह के इंप्रेशंस दिए जाते हैं और फिर जब ये हमारा आखिरी जलसा होता है तो ना सिर्फ वहां पर आजाद बलूचिस्तान का इन्हीं लोगों की मौजूदगी में नारा लगता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। खास खबर की हम शुरुआत कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। कोई कह रहा है वैक्सीन में दम नहीं है, कोई ये अफवाह फैला रहा है कि वैक्सीन लगाने से कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग आपकी सेहत के साथ साथ आपके दिमाग से भी खेल रहे हैं और सोशल मीडिया से लेकर आपके फोन तक झूठे मैसेजेस भी भेज रहे हैं। वैक्सीन के नाम पर वायरल गैंग का पोस्टमार्टम करने वाली ये स्पेशल रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर ने वैक्सीन लगवाई, फिर रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आई? वैक्सीन तो वायरस को खत्म करने के लिए बनाई गई थी, तो फिर कोरोना का अटैक कैसे हो गया? ये वो सवाल हैं सोशल मीडिया पर शोर मचा रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। कोई कह रहा है कि वैक्सीन में दम नहीं है, तो कोई ये अफवाह फैला रहा है कि वैक्सीन लगाने से कुछ नहीं होगा, कोरोना तो होकर रहेगा। सोशल मीडिया पर इन सभी बातों के पीछे वजह यह है कि हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अनिल विज ने खुद ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी। अनिल विज ने ट्विटर पर लिखा कि मेरी कोरोना की जांच पॉजिटिव आई है। मैं अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में भर्ती हूं। जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हों उन्हें सलाह है कि अपनी कोरोना जांच अवश्य करा लें। अनिल विज के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर वैक्सीन की क्वालिटी पर अफवाहों और झूठ फैलाने का दौर शुरू हो गया, क्योंकि पिछले महीने 20 नवंबर को अनिल विज को भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोवैक्सीन का ट्रायल डोज दिया गया था। अनिल विज ने खुद को वॉलंटियर के तौर पर पेश किया था। कोरोना वैक्सीन का डोज लेने के 15 दिन बाद ही अनिल विज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से लोग हैरान हैं और इसके असर को लेकर तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने वैक्सीन को एक झटके में बेअसर करार दे दिया, इस बात की जानकारी लिए बिना कि अनिल विज ने वैक्सीन का पूरा डोज लिया है या नहीं। क्योंकि वैक्सीन फुल डोज के बिना इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अब वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। भारत बायोटेक का कहना है कि कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के शेड्यूल 2 डोज पर बेस्ड है, जो 28 दिनों के बीच दिया जाता है। कोवैक्सीन के सेकेंड डोज के 14 दिन बाद से ही इसका इफेक्ट का पता लग सकता है। दोनों डोज के बाद से ही कोवैक्सीन इंसान के शरीर में असर दिखाती है। जबकि अनिल विज ने कोवैक्सीन का अभी एक ही डोज लिया था, उन्हें दूसरा डोज देना बाकी था। लेकिन इससे पहले ही सोशल मीडिया पर वैक्सीन पर सवाल और अफवाहों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में वैक्सीन पहुंचने से पहले इससे जुड़े झूठ और अफवाह लोगों तक पहुंच गई। यानी जिस स्पीड से कोरोना वायरस फैला भी नहीं, उससे दोगुने स्पीड से वैक्सीन से जुड़ा झूठ और अफवाह फैल रही है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि दुनिया भर में किस तरह वैक्सीन को लेकर अफवाह और फेक न्यूज फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर वैक्सीन को लेकर यह डर फैलाया जा रहा है कि वैक्सीन आपके डीएनए को बदल देगी। अमेरिका के उद्योगपति बिल गेट्स की तस्वीर लगाकर यह बात फैलाई जा रही कि वैक्सीन के जरिए शरीर में माइक्रोचिप फिट कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, वैक्सीन के बारे में यह झूठ और डर भी फैलाया जा रहा है कि यह वैक्सीन गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। लोग मीम बनाकर यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन से अच्छा वायरस है, जिसमें रिकवरी रेट 99.97% है। अब आप एक एक करके समझिए कि वैक्सीन के नाम पर उड़ाई जा रही इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है। इनमें सबसे पहले है कि वैक्सीन किसी तरह आपके डीएनए को बदल देगी। इस फेक न्यूज को सच बनाने के लिए लोगों ने अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स की तस्वीर का इस्तेमाल किया और यह अफवाह फैलाई जा रही है। वैक्सीन के जरिए लोगों में एक माइक्रोचिप प्लांट कर दी जाएगी, जो इंसान के डीएनए में बदलाव कर देगी। हैरान की बात यह है कि अमेरिका में कराए गए सर्वे में 28% लोगों ने माना कि बिल गेट्स माइक्रोचिप फिट करना चाहते हैं। लेकिन ये बातें पूरी तरह झूठी और भ्रम फैलाने वाली साबित हुई। इस अफवाह को लेकर वैज्ञानिकों का दावा है कि फाइजर वैक्सीन को mRNA तकनीक से तैयार किया गया है, जिसमें वायरस के जेनेटिक का एक हिस्सा लेकर उसी को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद हमारा शरीर वायरल प्रोटीन तैयार करता है, जिससे इम्यून सिस्टम वायरस के हमले को रोकने के लिए ताकत देता है। अमेरिका की फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन को इसी mRNA तकनीक पर तैयार किया गया है। इस अफवाह के अलावा सोशल मीडिया पर यह झूठी खबर भी फैलाई जा रही है कि वायरस से ज्यादा वैक्सीन खतरनाक है।
जब कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1 से 2% है, तो वैक्सीन लगाकर उसका खतरा लेने की जरूरत क्या है? इस झूठ को सच्चा साबित करने के लिए बाकायदा तथ्यों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोरोना से रिकवरी रेट यानी ठीक होने की संभावना 99.97% है। ऐसे में वैक्सीन लगवाने का खतरा क्यों उठाया जाए? जबकि अब तक के हुए ट्रायल के मुताबिक वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। वैक्सीन को तैयार करने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस की सतह पर मौजूद जीन्स से स्पाइक प्रोटीन लिया गया। उसकी मदद से तैयार वैक्सीन को ट्रायल के लिए मरीज के शरीर में इंजेक्ट किया गया। ये वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी और इम्यून सिस्टम और टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, जो इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म करने का काम करेंगे। अगर कोरोना वायरस शरीर पर दोबारा हमला भी करेगा तो ये एंटीबॉडीज और टी सेल्स उससे लड़कर शरीर का बचाव करेंगे। वैक्सीन को लेकर उड़ रही अफवाह और फेक न्यूज के बारे में इंटरपोल ने पूरी दुनिया में अलर्ट जारी किया है कि जैसे जैसे वैक्सीन के आने की तारीख आ रही है, वैसे वैसे साइबर अपराधी फर्जी वैक्सीन भी उतार सकते हैं। इस साजिश को अंजाम देने के लिए साइबर क्रिमिनल नकली वेबसाइट बना सकते हैं, वैक्सीन पर आधिकारिक बयानों के वीडियो को बदल सकते हैं, डीप फेक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वीडियो में बयान को बदल सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से झूठे बयान फैला सकते हैं, वैक्सीन पर झूठ और गलत दावे करने वाले वायरस मैसेज भेज सकते हैं। इन सारे हथकंडों के जरिए लोगों को वैक्सीन के बारे में आधी अधूरी और गलत जानकारियां दी जा सकती हैं और यही फर्जी खबरें पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती हैं। आप सभी जानते हैं कि जब भी इतना व्यापक टीकाकरण अभियान चलता है तो अनेक प्रकार की अफवाहें भी समाज में फैलाई जाती हैं। ये अफवाहें जनहित और राष्ट्रहित दोनों के विरुद्ध होती हैं। इसलिए हम सभी दलों का ये दायित्व है कि देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, उन्हें किसी भी अफवाह में बचाएं। कितने दिनों से प्रयास चल रहे हैं, क्या क्या चल रहे हैं, अब कहां पहुंचे हैं और किस मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री को भी इस बात की चिंता है कि देश में कोरोना की वैक्सीन को लेकर फेक न्यूज और अफवाहें भी फैलाई जा सकती हैं। इसके लिए सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जिस पर फेक न्यूज और अफवाहों का वायरस सबसे तेज फैलाया जा सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में आपके फोन पर कौन सी फेक न्यूज किस रूप में कहां से आएगी, इसके बारे में आपको पूरी तरह अलर्ट रहना होगा, वरना एक झूठी खबर आपके मन में डर, चिंता और टेंशन का माहौल पैदा कर देगी। ये बात आपको अच्छी तरह से समझनी होगी। भारत में वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री साफ कर चुके हैं कि अगले कुछ हफ्ते में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो सकती है। दूसरी बात, वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलने के बाद देश में टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। तीसरी बात, भारत में 8 वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग चरणों में है और विदेशी वैक्सीन को बनाने में भी भारत का बहुत बड़ा रोल होगा। चौथी और सबसे खास बात यह कि सबसे पहले वैक्सीन हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद बुजुर्गों को दी जाएगी। इसके बाद अगर आपसे जल्दी वैक्सीन लगवाने का ऑफर कोई दे रहा है तो समझ लीजिए आप किसी बड़े धोखे का शिकार हो सकते हैं। ये भी देखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी हैं। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन को लेकर हर कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि वैक्सीन से जुड़ी किसी खबर को आगे भेजने से पहले इसकी सही जानकारी के बारे में पता कर लें, वरना एक झूठी खबर सबके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है।
और देश ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिसंबर के अंत तक या जनवरी में कोरोना वैक्सीन के जल्द आने का ऐलान भी किया है। हालांकि चुनावी रैलियों में भी कोरोना वैक्सीन एक बड़ा मुद्दा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 120 दिन के देशव्यापी दौरे को लेकर उत्तराखंड में हैं और नड्डा ने कोरोना वायरस के हालात को लेकर भारत की दूसरे देशों से तुलना तक कर डाली है। नड्डा ने दावा किया कि जहां कोरोना के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सही समय पर सही फैसले लेकर देश को भी बचा लिया है। बड़े बड़े शक्तिशाली देश मुसीबत में उन्होंने अपने आप को पाया है। अमेरिका हमसे ज्यादा स्वास्थ्य में सक्षम है, फ्रांस हमसे ज्यादा स्वास्थ्य में सक्षम है, इटली हमसे ज्यादा स्वास्थ्य में सक्षम था, सारा यूरोप हमसे स्वास्थ्य में ज्यादा सक्षम था। लेकिन इन सभी देशों ने अपने आप को असहाय महसूस किया और इनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई, चरमरा गई और मुसीबत में डाल दी। अमेरिका का चुनाव हुई तो कोविड के मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट पर हो गया। ट्रंप को सत्ता गंवानी पड़ गई, राष्ट्रपति का पद खोना पड़ गया इस कोविड मैनेजमेंट के मिसमैनेजमेंट के विषय को लेकर के। लेकिन हमारे मोदी जी ने 130 करोड़ देश को फ्रंट से लीड किया, सबसे आगे खड़े होकर के लीड किया और समय पर बुलंद इरादे के साथ बुलंद फैसला लिया, लॉकडाउन लगाया, बोल्ड डिसीजन लिया और 130 करोड़ की देश को बचा लिया। ये हमको ध्यान रखना। मित्रों, ये छोटी घटना नहीं है। ये सही नेता और सही पार्टी के कारण होता है। आज भी अमेरिका जानता नहीं है कि जान महत्वपूर्ण था या जहान महत्वपूर्ण था। आज भी वो फैसला नहीं कर पाए कि हेल्थ इशू है कि इकोनॉमिक इशू है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है और इसलिए लॉकडाउन लगाया। और दिल्ली के गाजीपुर से किसान आंदोलन पर लेटेस्ट रिपोर्ट अब से थोड़ी देर बाद।